हेलो दोस्तों, उम्मीद है मेरे सभी भाई अपने घर पे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपका AR ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन टाइम चल रहा है और इस टाइम में 99% स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं या अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने दोस्तों कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनो होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट अगर अपने लक्ष्य पे टिका रहता है तो कोई भी सिचुएशन में अगर वो अपनी पढ़ाई को जारी रखता है तो हर एक इंटेलिजेंट बंदे को भी वो पीछे छोड़ सकता है। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि इस मुश्किल समय में भी अपनी पढ़ाई को निरंतर वैसे ही जारी रखिए जैसे पहले आपकी पढ़ाई थी और आप अपने एग्जाम पे बिल्कुल फोकस रखें। उम्मीद करते हैं आप अपने एग्जाम में पास हुए। तो देखिए, आज नंबर सिस्टम की जैसे टेलीग्राम पे सीट सेंड की गई थी, सीट नंबर 03 के सॉल्यूशन पे अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम की 03 जो सीट है वो फ्रैक्शन से संबंधित सीट थी। उसके बाद हमने 04 सीट भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है जो कि एक मेंस लेवल सीट थी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक वितत भिन्न का या सतत भिन्न जिसको कह सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये एक प्री लेवल सीट है और अपन जो एक्सरसाइज डिस्कशन कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो उम्मीद है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बन पाते होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के आधार पे या घर पे बैठे हुए आप अपने सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। तो हमने इस सिचुएशन के हिसाब से जो सीटें बनाई हैं वो टाइप वाइज प्रोसेस में रखी है। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका होता है कि हम सबसे पहले नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट में जो आपका क्वेश्चन का स्टेप दिख रहा है 3 + 1/3, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 10/3 होगा। अब देखिए, जिसको मैंने सर्किल में बंद किया है उसका आंसर 10/3 है, लेकिन आप जानते हैं अगर 1 के अपॉन में 10/3 होगा तो नीचे वाला 3 जो होगा वो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे 3/10 बन जाएगा। उम्मीद है मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि अपन इसको लेंथी प्रोसेस में डिस्कशन करें और लेंथी आपको बिल्कुल आता होगा। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्टिंग करेंगे। 3 + 1/3 को अगर सोल्व करूंगा तो 3 × 3 और 10/3 होगा, लेकिन नीचे वाला जो 3 है वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 3/10 बनेगा। अब जिसको मुझे सोल्व करना है उसको मैं सर्किल करता जाऊंगा। तो अब मुझे 2 + 3/10 को सोल्व करना है तो 10 दूनी 20 और 3 23/10 होगा। लेकिन ये जो 23/10 में जो नीचे 10 है वो फिर से ऊपर वाले 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये 10/23 बनाएगा। अगेन मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको सर्किल बनाऊंगा। तो अब मैं 3 + 10/23 को सोल्व करूंगा। तो उसके लिए फिर से देखिए 23 को 3 से गुणा करेंगे 69 होगा और 69 में अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो 79/23 होगा, यानी ये 79/23 होगा। लेकिन अगेन वही सिचुएशन, नीचे वाला 23 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 23/79 बन जाएगा। दोस्तों, आखिरी का स्टेप जो यहाँ पे बन रहा है वो 2 + 23/79 है। तो अगेन हम 79 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 15, 158 होगा। और 158 में अगर आप 23 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 181/79 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन जो आपका 181/79 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो पाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन करता हूं। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, वैसे तो काफी सारे स्टूडेंटों ने नेगेटिव मार्किंग किया होगा कि 0.9 का वर्गमूल किसी ने 0.3 किया होगा, 0.03 किया होगा, 0.003 किया होगा, लेकिन किसी ने भी आंसर साइज 0.9 पे क्लिक नहीं किया होगा। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में सिचुएशन इस टाइप की है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं 0.9 का वर्गमूल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो अशांत अपुनरावर्ती दशमलव में चलेगा। तो देखिए, वर्गमूल आप भाग विधि से कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ पे एक बार डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। अगर आप 0.9 का वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर 0.948 ... कंटिन्यू चलता जाएगा। देखिए, इस टॉपिक है, इस क्वेश्चन का स्पेशल मुद्दा ये नहीं कि 0.9 का वर्गमूल अपन कैसे कर पाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को बचने का क्या तरीका हो पाएगा। तो बेसिक देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक क्या होगा।
तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल पूछा गया था, यानी 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक क्या होगा। तो बेसिक में एक आंसर यहाँ पे अगर याद रखूंगा कि 0.9 का वर्गमूल 0.948 होगा। वैसे आपको बता देते हैं 0.9 का जो वर्गमूल अपन कैलकुलेशन करेंगे वो एक भाग विधि का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे 2-2 अंक बाद डिजिट पे अपन पेयर बनाते हैं, उसके बाद वर्गमूल निकालते हैं। तो कभी वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाल पाएंगे। फिलहाल 0.9 का वर्गमूल अगर आप भाग विधि से करेंगे तो 0.948 आंसर बन पाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक क्या होगा, तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो 0.94 होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 0.3, 0.003, 0.003। अब इस क्वेश्चन में अगर दशमलव के 2 स्थान तक न पूछ के अगर दशमलव के 1 स्थान तक आंसर आप निकालोगे तो 0.9 का वर्गमूल आप देख पाएंगे 0.9 ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर इन ऑप्शन के हिसाब से अगर मुझे क्वेश्चन के आंसर पे क्लिक करना है तो 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, तो उसका आंसर यहाँ पे 0.09 बन पाएगा, 0.9 बन पाएगा। कुछ स्टूडेंटों को अगर कंफ्यूजन लगता है कि सर 0.3 इसका आंसर हो सकता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए 0.3 0.9 का वर्गमूल क्या नहीं होगा, बल्कि अगर 0.09 होता, 0.9 के स्थान पे अगर 0.09 होता तो 0.09 का बहुत सिंपल तरीके से 9/100 कह सकते हैं। और 9/100 का अगर आप वर्गमूल करेंगे तो 9/100 का वर्गमूल 3/10 होगा, और 3/10 का मतलब है 0.3 होगा। तो जिन स्टूडेंटों को ये चीज कंफ्यूज कर रही है कि 0.9 का वर्गमूल तो 0.3 आना चाहिए, तो देखिए बता देते हैं 0.3 जो आंसर होता वो 0.09 का होता। तो इस क्वेश्चन को इस सिचुएशन में समझिए कि 0.9 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल भाग विधि से कैलकुलेट करने पे अपनरावर्ती अशांत दशमलव बिन आएगा, यानी 0.94 कंटिन्यू चलता जाएगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक आंसर पूछता है तो 0.94 होगा, अगर 1 स्थान तक आंसर पूछेगा तो 0.9 होगा। तो इस क्वेश्चन को स्पेशल मैं इसलिए मान सकता हूं कि 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही बन पा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन और सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में बन पाता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बेसिक एक छोटा सा फॉर्मेट अपन डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि जिस टाइप के इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका होता है एक छोटा फॉर्मूला, यानी कि बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन से ये फॉर्मूला बनाया गया है, तो शॉर्ट प्रोसेस में या टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला होता है कि 1/, दोनों संख्याओं का अंतर, कोष्टक 1/, पहली संख्या माइनस 1/, लास्ट संख्या। दोस्तों इस टाइप पे एक पूरा अपन वीडियो डिस्कशन करेंगे, जहां पे मैं आपको इसका बेसिक सॉल्यूशन कवर कर पाऊंगा। उसके बाद ये बताऊंगा कि बेसिक सॉल्यूशन से फॉर्मूला बनाया कैसे गया है। तो 1/, दोनों संख्याओं का अंतर, कोष्टक 1/, पहली संख्या माइनस 1/, लास्ट संख्या। तो जब आप इस क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पे जो नीचे संख्या रखी गई है जैसे 1 × 3 है, तो 1 × 3 यानी इन दोनों का अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है। तो यहाँ पे 1/, दोनों संख्याओं का अंतर जो आएगा उस 1/, दोनों संख्याओं के अंतर के स्थान पे 1/2 आएगा। उसके बाद देखिए 1/, पहली संख्या, f का मतलब फर्स्ट नंबर और l का मतलब लास्ट नंबर होगा। तो फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे होगा वो 1 होगा, और लास्ट नंबर जो यहाँ पे होगा, फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे होगा वो 1 और लास्ट नंबर जो यहाँ पे होगा वो 119 होगा। तो आप 1 के बटा में फर्स्ट संख्या लिखेंगे तो 1/1 होगा, और 1/1 को अपन 1 कह सकते हैं, माइनस 1/199 होगा। तो यहाँ पे 1 है माइनस 1/119। तो जब आप कोष्टक के अंदर 1 - 1/19 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 118/119, और 2 से डिवाइड करने पे 59/119 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। उम्मीद है आपका बिल्कुल सही आंसर मैच हो पाया होगा, क्योंकि बहुत आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन। तो स्क्रीन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये भी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल इस टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन ये है एक मिश्र भिन्न दे रखा है, यानी 997 से ही 998/999 इंटू 999 एक कैलकुलेशन का बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करने का प्रोसेस है। देखिए पहला डिस्कशन अपन इस बात पे कर सकते हैं कि अगर मुझे सरलीकरण यानी इस बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले ये एक मिश्र भिन्न है, 997 से 998/999 एक मिश्र भिन्न है। तो मुझे इस मिश्र भिन्न को सोल्व करना पड़ेगा, और मिश्र भिन्न को सोल्व करने के लिए नीचे वाले भाजक को हमेशा भागफल से गुणा करते हैं, ऊपर वाले शेषफल को जोड़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 999 को 997 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऊपर वाले 998 को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मल्टीप्लाई में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा।
तो एक छोटा सा तरीका मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ कि किसी भी संख्या को या 997 को 999 से गुणा करने का इजी तरीका क्या है। तो आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को तरीका समझेगा कि क्या इसका शॉर्ट तरीका हो सकता है। देखिए दोस्तों, 997 को अगर 999 से इजीली गुणा करना है तो मैं यहाँ पे ये जो 999 है, इस 999 को मैं 1000 - 1 कह सकता हूँ। 1000 - 1 कहने के बाद 997 को 1000 और 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले कोष्टक के बाहर जो 997 है वो 1000 से गुणा होगा, तो 000 माइनस 1 से गुणा होगा तो 997। दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है, इस बेसिक सॉल्यूशन को आप डायरेक्ट एक लॉजिक में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आपने एक छोटा सा बात यहाँ पे महसूस किया है कि इस 999 में 3 बार 9 था और यहाँ पे भी 3 ही जीरो आई है। अगर यहाँ 999 में 3 बार 9 होने की बजाय कोई ऐसी संख्या होती जिसमें 2 बार 9 होता तो यहाँ पे 2 ही जीरो आती, और अगर 4 बार 9 होता तो यहाँ पे 4 जीरो आती। तो यहाँ पे एक बेसिक लैंग्वेज में डायरेक्ट लॉजिक बना सकता है कि कोई भी संख्या को अगर आप ऐसी संख्या से गुणा कर रहे हैं जिसमें सारे डिजिट 9 होते हैं, तो इस सिचुएशन में एक शॉर्ट प्रोसेस ये बन सकता है कि दी गई संख्या के आगे हमेशा उतने जीरो लगा दो जितने इसमें 9 होता है। जैसे यहाँ पे 999 में 3 बार 9 है, तो आप इस दी गई संख्या 997 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, और उसके बाद जो प्राप्त संख्या होती है, जो नया परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम में हमेशा स्वयं संख्या को घटा दीजिए। यानी कि अगर मैं बेसिकली एक शॉर्ट तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैंने बोला कि किसी भी संख्या को अगर आप ऐसे संख्या से गुणा कर रहे हैं जिसमें सभी अंक 9 होते हैं, तो सबसे पहले उस संख्या के आगे उतने ही जीरो लगाने हैं जितने इसमें 9 होते हैं, और उसके बाद प्राप्त परिणाम में उसी संख्या को घटाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 94 को 99 से गुणा करना चाहूँगा तो मैं शॉर्ट लिखूंगा कि 94 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 9 है और इसमें स्वयं 94 को घटा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को 9, 99, 999, 9999 आदि संख्याओं से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में यही सिचुएशन बन पा रही है कि हमें सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करने के लिए नीचे वाला जो 999 है उसको 997 से गुणा करना है। तो इस लॉजिक का मैं यूज कर सकता हूं कि 997 को 999 से गुणा करना है, तो लॉजिक ये कहता है कि आप 997 के आगे अगर 999 में 3 बार 9 है तो 3 जीरो लगा दीजिए, और उसमें से फिर 997 घटा दीजिए। दोस्तों ये 997 को 999 से गुणा करने का इजी तरीका होगा कि 997 के आगे आप 3 जीरो लगा के इसमें 997 घटा दीजिए। अब हमें ये चीज बेसिक पता है कि 999 को 997 से गुणा करने के बाद ऊपर वाले 998 को जोड़ना है। तो यहीं पे अपन कैलकुलेशन में टाइम बचाने के लिए ऊपर वाले 998 को जोड़ देंगे, उसके बाद बटे के नीचे 999 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 999 होगा। तो ये वाला 999 से 999 से कट जाएगा। अब मैंने इस तरह से सोल्व करने का, मेरा कैलकुलेशन में इजी बनने का प्रोसेस यहाँ बन पा रहा है। देखो ये कैलकुलेशन ही कहना चाहती है कि 997 000 में पहले आप 997 घटाइए और फिर 998 जोड़िए, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ पे 1 जोड़ सकता हूँ। तो इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे +1 होगा, 997 000 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 997 001 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तरीका आपको पसंद आ पाया होगा। अगर दिक्कत आ पाई है तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार देखिएगा, बहुत इजीली तरीके से आप समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में वो वाली सिचुएशन ना बना के कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रोसेस क्या है क्वेश्चन का, 999 सही 999 बटा 1000 इंटू 7 का लॉजिक है। देखिए यहां भी मैं कह सकता हूं कि ये एक मिश्र भिन्न है और इस मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहला तरीका, यानी कि कई तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका सिंपल यानी बेसिक नॉलेज के हिसाब से, ये जो 1000 999 से गुणा होगा तो जाहिर सी बात है 999 के आगे 000 लगेगा और 999 000 में ऊपर वाला 999 जुड़ेगा। तो जब इस मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में चेंज करेंगे उसके लिए 1000 को 999 से गुणा करके ऊपर वाले 999 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 999 एक 6 बार 9 वाली संख्या बनेगी और बटे के नीचे 1000 इंटू 7 होगा। अब बेसिक कैलकुलेशन आपको दिख पा रही है कि हमें इस 6 अंक की संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 7 63 और 6 63 6 हासिल हो गया, 9 7 63 और 6 69, 9 7 63 और 6 69, 9 7 63 और 6 69 बेसिक पॉइंट यहाँ पे। चले एक बार अगेन देखते हैं, 9 7 63 6 9 7 63 और 6 69, 9 7 63 और 6 69,
फिर से अगेन आएगा, फिर से अगेन आएगा और लास्ट में यहाँ पे 69 बन पाएगा। बटे के नीचे क्या है 1000। अब आप ऊपर लिखी संख्या में अगर 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 6 बार, फिर 9 बार, फिर 9 बार और फिर 9 बार जाएगा और आखिरी में शेषफल 993 बचेगा। तो यहाँ ऊपर 993 होगा और नीचे 1000 होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर सोल्व करना चाहिए, लगता है आंसर में मिस्टेक हो पाएगा, यहाँ पे 993 बनेगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है इसका देखिएगा। अगेन मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे 999 सही 999 बटा 1000 इंटू 7। देखिए तो ये जो मिश्र भिन्न है इस मिश्र भिन्न को ऐसे लिख पाएंगे 999 प्लस 999 बटा 1000 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम इस 7 से अंदर लिखी हुई संख्या को गुणा करेंगे तो जो पहले वाला 999 उसको भी 7 से गुणा करेंगे तो ये 6993 आएगा। इसको भी सेम वही 7 से गुणा करेंगे तो ये भी 6993 बटा 1000 बनेगा। अब ये जो 6993 बटा 1000 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, तो इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे 6 सही 993 बटा 1000। चलिए शॉर्ट में न निकल के बेसिकली लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे 6993 प्लस 6 सही 993 बटा 1000 बनेगा। अब आप जब इसमें ऐड करेंगे तो पहले क्या होगा 6993 में 6 जुड़ेगा, अगर 6 जुड़ेगा तो 6999, उसके बाद प्लस 993 बटा 1000 होगा। अब इसी को जैसे ये सिचुएशन है कि 999 सही 999 बटा 1000 को अगर हम 999 प्लस 999 बटा 1000 लिख सकते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 999 सही 993 बटा 1000। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ पाया होगा और सेकंड सॉल्यूशन के बजाय फर्स्ट सॉल्यूशन इसका बेटर सॉल्यूशन हो पाएगा। इसमें आप बिल्कुल शॉर्ट और इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में भी मिश्र भिन्नों के जोड़ बाकी से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल इजी तरीका क्लियर करेंगे अपन। देखिए जब भी हम दोस्तों मिश्र भिन्नों को जोड़ते हैं घटाते हैं तो उनको इजी कैलकुलेट या फिर टाइम बचाने के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो मिश्र भिन्न के भागफल होता है, यानी मैं कह सकता हूँ जो बिना बट्टे वाली संख्या है, तो ये जो 99 है इस 99 वाली संख्या को अलग जोड़ लेते हैं और जो बट्टे वाली संख्या है इनको अलग जोड़ लेते हैं। तो अगर मैं इस 99 को 6 बार जोड़ूंगा तो एक सेम संख्या को 6 बार जोड़ लो, चाहे उस सेम संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि आप 99 को 6 बार जोड़ लीजिए या फिर 99 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर है। तो ये इसका इजी तरीका हो पाएगा, सिंपल यहाँ पे। अब प्लस यानी कि 99 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद प्लस अब ये जो बट्टे वाली संख्या है इन बट्टे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए मैं शॉर्ट में आंसर बता पा रहा हूँ, 1/7, 2/7, 3/7। अगर इन सारे बट्टे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो बट्टे वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए हम एलसीएम लेंगे। उम्मीद है एलसीएम यहाँ पे 7 बनेगा क्योंकि प्रत्येक के नीचे 7 है। देखिए आप ये बात समझ सकते हैं, एलसीएम अगर 7 है और सबके नीचे अगर 7 है तो मैं कह सकता हूँ ऊपर जो अंश है 1 2 3 4 5 जो आपको दिख पा रहा है उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आप 7 एकम 7 1 एकम 1 करेंगे तो ऊपर लिखी हुई संख्या में कोई चेंजेस नहीं होगा और सभी के बीच में अगर प्लस है तो वो जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 15 3 18 2 20 और 1 21 होगा, यहाँ पे 21 आ पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक बार देखिएगा यहाँ पे 7 3 21 है। अब 99 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 6 की 54 और 9 6 की 54 और 5 59, उसमें 3 ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा बिल्कुल इजीली 597 आंसर बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इस सीट में देने का एक सबसे बड़ा रीजन है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यानी कि 5 भिन्न आपको दी गई है और आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो तमाम तरीके आपने यूज किए होंगे और बहुत अलग अलग तरीके यहाँ पे होते हैं। कोई इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करता है, कोई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, कोई हर इक्वल करता है, कोई अंश इक्वल करता है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। तो जिन स्टूडेंटों ने इसको दशमलव भिन्न में चेंज किया होगा उनको कैलकुलेशन में काफी दिक्कत आ पाएगी और टाइम वेस्ट हुआ होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का जो तरीका होता है वो भी यहाँ पे टिपिकल है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सीट में देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक आसान तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे आपको पहले ऑलरेडी समझना है। अगर मैं यहाँ पे 2 भिन्न लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 2/5 है
और यहाँ पे 2/7 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो मैं कहूँगा 2/5 एक बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का अंश समान होता है, यानी ऊपर वाला अंश अगर समान होता है, तो आप समझ पा रहे हैं कि 2 में 5 का भाग देने, 2 का 5वां भाग और 2 के 7वें भाग में 2 का 5वें भाग का आंसर जो रिजल्ट होगा वो बड़ा होगा। तो आप लॉजिकली इस बात को समझ सकते हैं कि जिन भिन्नों में अंश समान होता है, उन भिन्नों में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली इजी सोल्व करने के लिए ये जो सभी भिन्न है उनका अंश इक्वल कर लेते हैं। जो ऊपर वाला अंश, ऊपर वाली संख्या उसको इक्वल कर लेते हैं। तो अंश को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 5/113 है उसको 5 से काट लेता है। देखिए आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो उसके लिए एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं है। तो 5/113 में 5 का भाग दे देंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 22 के आसपास होगा। तो अगली वाली भिन्न में क्या करना है, 7 का भाग देना है, तभी ये 1 होगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले अंश को सभी को 1 बनाना है। तो यहाँ पे 7 से डिवाइडेशन करेंगे तो 7 एकम 7 से, इस पर यहाँ पे 5 बचेगा, वो 7 7 49, 1/17 होगा। यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। यहाँ 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 का भाग यहाँ पे 9 बार जा पाएगा। बेशक मैं कह सकता हूँ 9 बार जाएगा, क्योंकि 10 बार 170 होता है। यहाँ पे 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 से, इस पर 2 बचेगा, और यहाँ 11 दूनी 22 आएगा, यानी 12 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी भिन्न है उन सभी का अंश 1 1 1 1 हो गया, और नीचे 22, 17, 11, 9 और 12 हो गया। अब हमें अगर ये पता करना है कि इन भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो मुझे वो भिन्न लेनी है जिसका अंश सबसे छोटा है। आप देख पा रहे हैं 1/9 सबसे बड़ा रिजल्ट होगा। सबसे बड़ी भिन्न चाहिए तो उस भिन्न को कलेक्ट करना है, उस भिन्न को सिलेक्ट करना है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो 9 सबसे छोटा है, तो बेशक आप समझ रहे हैं 1/22, 1/17, 1/11 में 1/9 सबसे बड़ा आंसर होगा। इसका मतलब है कि 17/160 एक सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए तरीका बहुत आसान और सिंपल तरीका है, एग्जाम में आपका टाइम बचा पाएगा। तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त होते हैं। देखिए कोई एग्जाम अगर हम देते हैं और उस प्रश्न का उत्तर सही करते हैं तो हमें 8 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 120 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों का जवाब दिया, परंतु उसे केवल 420 अंक ही प्राप्त हुए। तो बताइए इस परीक्षा में उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए। देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से या फिर आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, यानी 2 तरीके से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। पहला सॉल्यूशन देखिए आपका बेसिक सॉल्यूशन है, और बेसिक सॉल्यूशन में एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि 120 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों का जवाब दिया। तो आपसे अगर ये पूछ रहा है कि सही पर्सन कितने हैं, गलत पर्सन कितने हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो आंसर होगा वो 90 में से होगा। यानी मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में 120 का कोई मतलब नहीं है। 120 में से अगर 90% का जवाब दे रहा है तो बाकी के 30% उसने स्किप किए, छोड़े हैं, तो सही गलत केवल 90 में होंगे। तो अगर वो टोटल पर्सन 90 करता है तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए उसने x% सही किए, तो आप कह सकते हैं बाकी के जो 90 माइनस x है वो गलत किए। अब आप समझ रहे हैं अगर 1% सही करने पे 8 नंबर आता है तो x% सही करने पे 8 × x नंबर आएगा। 1% गलत करने पे 2 नंबर कटेगा, तो 90 माइनस x% गलत करने पे कितने नंबर कटेंगे, उसके लिए जितने भी गलत पर्सनों की संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों ये 8x टोटल उसके सही पर्सनों की मार्किंग है, और ये 90 माइनस x इंटू 2 जो है वो गलत पर्सनों का नेगेटिव मार्किंग है। और सही पर्सनों के मार्किंग में से नेगेटिव मार्किंग वाले नंबरों को घटाया जाता है, और जब सही पर्सनों के नंबर में से नेगेटिव मार्किंग नंबर घटाएंगे तो उसके प्राप्तांक प्राप्त होंगे, और उसके प्राप्तांक यहाँ पे 420। तो एक इक्वेशन बना के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि टिपिकल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8x, अब 2 अगर 90 से गुणा होगा तो माइनस का 180, ये माइनस इस माइनस से गुणा होकर प्लस बनाएगा, और 2x बराबर 420 होगा। देखिए 8x 2x जुड़ेगा 10x होगा, और 10x और 180 इधर जाके जुड़ेगा तो यहाँ पे 600 आएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, और मैं कह सकता हूँ x का आंसर 60 होगा। x हमने सही पर्सन बनाया तो सही पर्सनों की संख्या 60 बन पाएगी, और 60 आंसर हो पाएगा। अब देखिए बेसिक तरीके से सोल्व करने के बजाय इस क्वेश्चन को आप एक लॉजिकली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, और मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन को ये सोल्व करता है। देखिए इस क्वेश्चन में हम ये समझ सकते हैं अगर उस विद्यार्थी ने 90 प्रश्नों का जवाब दिया है तो जाहिर सी बात है उसे सही लगे होंगे तभी जवाब दिए होंगे,
यानी मान लीजिए अगर मैं परीक्षा देने जाता हूँ, मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं कि एक प्रश्न सही करने पे 8 नंबर मिलेगा और एक गलत करने पे 2 नंबर घटेगा। अब मैंने परीक्षा के 120 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों का जवाब दिया। अब समझ लीजिएगा, यानी कि मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकल जाता हूँ और उसके बाद अगर बस में बैठ के आ रहा हूँ, तो मैं सिचुएशन ये समझ रहा हूँ कि मेरे 90 के 90 प्रश्न सही है। तो अगर 90 के 90 प्रश्न सही होते हैं तो मैं मेरी कैलकुलेशन बस में बैठ के करके आ रहा हूँ कि 90 के 90 प्रश्न अगर सही है तो हर एक प्रश्न का 8 नंबर मिलेगा, तो 9 72, यानी कि मुझे आज 720 नंबर आने वाला है। अब 5-6 दिन बाद अगर आंसर की आ जाती है और हम आंसर की मिलाते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर से, तो मान लीजिए अगर एग्जैक्ट के हिसाब से 6वां प्रश्न ही गलत हो गया, तो अगर 6वां प्रश्न गलत होगा तो आप खुद बताएं 720 में से आप क्या लेस कराएंगे। तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे कि 8 नंबर जो हमें मिल रहे थे वो लेस होने वाला है और साथ में 2 नंबर जो नेगेटिव मार्किंग है वो लेस होने वाली है। इसका मतलब 1 प्रश्न गलत होने पे 8 + 2 10 नंबर कम हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे 90 प्रश्न अगर सही होते तो हर एक प्रश्न के 8 नंबर के हिसाब से 720 नंबर आते। 1 प्रश्न गलत हो जाएगा तो 8 + 2 10 नंबर कम हो जाएगा। अब सारे के सारे 90 प्रश्न सही होते तो 720 नंबर आते, लेकिन आए कितने? 420 ही आए। तो अगर आने चाहिए थे 720 और आए 420, तो कट के कितने? 300 नंबर कट गया। हमने बताया कि 1 प्रश्न गलत होता तो 10 ही नंबर कटते। 1 प्रश्न गलत होने पे 10 नंबर कम होता है, तो टोटल 300 नंबर कितने प्रश्न गलत होने की वजह से घटा, उसके लिए आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 से डिवाइड करके आप समझ सकते हैं 30 है। 1 प्रश्न गलत होने पे 10 नंबर कटेगा, तो 300 नंबर 30 प्रश्न गलत होने पे कटेगा। तो अगर 30 नंबर उसके 30 प्रश्न अगर उसके गलत हो गए तो आप समझ सकते हैं 90 किया था और 30 अगर गलत हो गए तो बाकी के 60 प्रश्न क्या होंगे? सही होंगे। तो सेकंड वाला सॉल्यूशन बहुत ही माइंड और बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें ना एक्स की जरूरत है ना फिर कोई ट्रिक वगैरह की आवश्यकता अपने को पड़ेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हाल ही एग्जाम जो बनी है उन एग्जाम में आवा क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन इस सीट में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्या है, एक 3 अंक की संख्या 5 या 7 है और इस 3 अंक की संख्या को एक दूसरी 3 अंक की संख्या 335 में अगर जोड़ा जाता है तो जो आंसर आता है वो 8b2, यानी कि 3 अंक का आंसर 8b2 आता है। अब इसमें बताया गया कि जो 8b2 है वो 3 से विभाजित है, यानी ये जो 8b2 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो पीछे वाले 4-5 वीडियो में हमने काफी बार डिस्कशन किया है कि भाजकता के नियम से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, अगर इस 8b2 में यानी 8b2 में इस 3 अंक की संख्या में 3 का पूरा भाग जाता है, तो 3 का पूरा भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो। मतलब कि इस 8b2 के अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होगा। अब साथ साथ देखिएगा a का अधिकतम मान क्या होगा, तो आपसे वो a का अधिकतम मान पूछ रहा है। दोस्तों 3 अंक की संख्या में 3 अंक की संख्या को जोड़ने का सीधा सा नियम है कि हमने सबसे पहले 7 में 5 जोड़ा 12 हो गया, तो 7 और 5 12। अब ध्यान से इस बात को समझेगा, अगर 7 और 5 12 हो गया और 12 का 2 लिखा है तो 1 हासिल मानिए अपन ने। अब 1 और जो a का मान होगा वो और जो 3 है, इन तीनों का योगफल जो आएगा वो b का मान होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे 5 और 3 का योगफल 8 हो रहा है, यानी 5 और 3 डायरेक्ट 8 है। तो इसका सबसे बड़ा मीन ये होगा कि अगर आप 1 a और 3 तीनों को जोड़ेंगे तो जो b का आंसर आएगा वो b केवल एक अंक की संख्या होगी, यानी हाईएस्ट 9 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 9 से ज्यादा होगा 10 11 12 होगा तो 1 हासिल आगे जाने चाहिए थे और यहाँ पे 1 कोई हासिल आगे नहीं गई, मतलब 5 और 3 8 हो रहा है। इसका मतलब b एक अंक की संख्या है। देखिए क्वेश्चन में इतनी बातें समझने के बाद हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि 8b2 अगर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब इसके अंकों का योगफल या तो 3 होगा या 9 होगा या 6 होगा, यानी ऐसा कोई होगा जिसमें 3 का भाग जाएगा। तो जब हम इसके अंकों का योगफल करते हैं तो 8 और 2 10 है, और 3 का भाग जाने के लिए b का जो मान संभव हो सकता है वो 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, और 8 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो b की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 2 5 8 है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें a का अधिकतम मान निकालना है। देखिए सीधी सी बात है कि ये 3 और ये 1 हासिल वाला जुड़ के 4 हो गया। अब 4 के बाद इस a की जगह जो भी वैल्यू होगी वो उस 4 में जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद इस b के स्थान पे या तो 2 आना चाहिए या 5 या 8 आना चाहिए। तो सिंपल बात ये है कि b के स्थान पे 2, यानी मैंने बताया कि 3 और 1 4 हो रहा है, और यहाँ 2 आने की स्थिति में 12 ही बन सकता है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि 12 बन नहीं सकता, क्योंकि अगर 12 बनेगा तो 12 के लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे तो 1 हासिल आगे जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक हासिल नहीं है। इसका मतलब b का मान 2 तो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। अगर b का मान 5 हो सकता है तो मैंने क्या बताया 3 और 1 4। अब ये 5 तभी बन सकता है जब a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए a का अधिकतम मान चाहिए। तो एक 8 की वैल्यू का कंसेप्ट और है,
हो सकता है b का मान 8 हो। अगर b का मान 8 होगा तो 3 और 1 4, तो आप बताएं b के स्थान पे 8 कब आ सकता है, जब a का मान क्या होगा, 4 होगा। अब इस सिचुएशन से आप समझ सकते हैं कि a का मान या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, और आपको अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ पाया होगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हाल ही पेपर में बना क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है, क्वेश्चन 1-1/n+1 प्लस n 1-2/n+1, इस टाइप की एक सीरीज बन रही है जो कहां तक चल रही है, n तक चल रही है। तो इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व करने का जो इजी तरीका बन पाएगा, वो इजी तरीका क्या होगा। देखिए इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले 1 by 1 एक सिंगल जो स्टेप दे रखी है उनको सोल्व करते हैं। अगर मैं पहले वाले स्टेप 1-1/n+1 को सोल्व करूंगा तो उसके लिए मुझे n+1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर देता हूँ कि आप n+1 को 1 से गुणा करेंगे तो n+1 होगा। आगे माइनस का चिन्ह होने की वजह से इस n+1 में माइनस का 1 घटेगा और नीचे वही n+1 होगा। तो 1 घट के यहाँ पे क्या होगा, n बचेगा। तो फर्स्ट वाला स्टेप का जो आंसर होगा वो n/n+1 होगा। दोस्तों इसी तरीके से बाकी सब स्टेप को सोल्व करेंगे तो फिर से अगेन देखिएगा, n+1 अगर 1 से गुणा होगा तो n+1, उसमें से 2 घटेगा, n+1 में से 2 घटेगा तो n-1 होगा। तो n-1/n+1। ऐसा अगले को सोल्व करेंगे तो n-2/n+1, और अगर आप लास्ट वाले पद को सोल्व करेंगे तो ये 1/n+1 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इजी तरीके की बात करें तो मैं सबसे पहले 1/n+1 को कॉमन ले लेता हूं, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे n-1 n-2 ... 1 बनेगा। देखिए हालांकि ये चीज रिवर्स दिख पा रही है, बट मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये 1 है बेसिकली, मतलब 1 कम होता जा रहा है, 1-1 का डिफरेंस चल रहा है और 1-1 का डिफरेंस प्राकृत संख्या में होता है। तो अगर ये 1 है तो 1 के बाद 2 3 4 5 और ये कहां तक चलेगा, n तक। यानी कोष्ठक के अंदर जो सीरीज बनी है वो एक डायरेक्टली 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल है, और 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होगा वो n+1/2 होगा। तो यहां जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो n+1 से n+1 कट जाएगा और n/2 इस क्वेश्चन का आंसर बच जाएगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें समझाने के हिसाब से मैंने एक पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। नहीं तो ये जो पोर्शन अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो डायरेक्ट इस पोर्शन पे भी आंसर माइंड से निकाला जा सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम भिन्न है। मेरे हिसाब से देखिए नया पॉइंट है। जहां तक अपन ने आज तक के क्वेश्चंस एसएससी में जितने पूछे गए उन क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो आपसे ज्यादातर ये पूछा जाता है बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। बट इसी बात के लिए तो हम वीडियो देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ नया क्या मिल पाता है। तो देखिए विषम भिन्न क्या है, समान भिन्न क्या है, इस टाइप के कुछ वर्ड मैथ में एक्स्ट्रा बचे पा रहे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन पाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम भिन्न है, और आपको 4 ऑप्शन दिया गया ना, आपसे पूछना विषम भिन्न कौन सा है। तो बेसिकली वर्ड आपने पहली बार देख पाया होगा विषम भिन्न। तो देखिए एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वर्ड थोड़ा डिफरेंस है। विषम भिन्न जो होता है वो अनुचित भिन्न को कहा जाता है, अनुचित भिन्न। अब 2 टाइप की भिन्न होती है, उचित और अनुचित। तो देखिए कंप्लीट डिस्कशन अगर अपन करना चाहे तो कंप्लीट डिस्कशन के लिए अपन समझ लेते हैं कि भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सिंपल समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड यहाँ पे दिख पा रहा है उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न क्या होती है या प्रॉपर भिन्न कह सकते हैं। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश क्या होता है, छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो उचित भिन्न के अगर एग्जाम्पल लेना चाहिए तो अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कोई एग्जाम्पल अगर अपन लिखते हैं, कोई एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6/7 या 9/13। तो दोस्तों इन भिन्नों में आप देख पा रहे हैं 6/7 और 9/13 में अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो ये है उचित भिन्न। ऐसा देखिए अनुचित भिन्न की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बताया कि अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न। तो जस्ट रिवर्स होता है कि अंश क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 13/9
अगर मैंने 13/9 एक भिन्न यहाँ पे लिखी है, तो ये 13/9 में आप देख पा रहे हैं अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये एक अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न कह सकते हैं। देखिए ज्यादा क्वेश्चन ना बनाते हुए एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ पे दी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, समान भिन्न क्या है। देखिए समान भिन्न वो भिन्न होती है, एक ही भिन्न के विभिन्न गुणजों को समान भिन्न कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, समान भिन्न वो होती है जो एक ही भिन्न के अलग अलग मल्टीप्लाई बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मान लीजिए जैसे 2/5 एक भिन्न है, 2/5 एक भिन्न है। अब इस 2/5 को मल्टीपल में अगर कन्वर्ट करूंगा, यानी डबल कर दिया, तो डबल करने पे 4/10 आएगा। इसको फिर डबल कर दिया तो 8/20 आ गया। इसको फिर डबल कर दिया तो 16/40 आ गया। तो देखिए ये जो 2/5, 4/10, 8/20 और 16/40 जो भिन्न यहाँ पे बन रही है, वो एक ही भिन्न के कई गुणज जो है, मल्टीपल है। तो एक ही भिन्न के जो मल्टीपल होता है, उन मल्टीपल वाली भिन्नों को अपन क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, तुल्य भिन्न क्या होती है। देखिए दोस्तों, तुल्य भिन्न क्या होती है, दो या दो से अधिक भिन्नों के हर अगर समान होता है, दो या दो से अधिक भिन्नों के अगर हर समान होते हैं तो उन भिन्नों को तुल्य भिन्न कहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2/7 और 3/7 और 5/7 मैंने तीन भिन्न लिखी है। अब इन तीनों भिन्नों का आप देख पा रहे हैं हर समान है, तो जिन भिन्नों का हर समान होता है तो उसे तुल्य भिन्न कहता है। तो समझ में आया होगा, बहुत इजीली तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है। तो हमने क्वेश्चन जो पूछा है, उस क्वेश्चन में क्या है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक विषम भिन्न है। तो हाल ही में अपन ने डिस्कशन किया कि विषम भिन्न अनुचित भिन्न होती है, और अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ऑप्शन में एक बार देखिएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में हमें इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में 9/8, 19/7, 11/3 और 17/5 चारों के चारों भिन्न में अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो एक विषम भिन्न का कलेक्शन हो पाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ पाया होगा। चले, तो देखिए आज के वीडियो में हमने प्री लेवल सीट नंबर 03 के 12 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट जो वीडियो कल रहेगा उसमें इसी के 13 क्वेश्चन जो बाकी बचे हैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन अपन करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, इस टाइम में बहुत स्टूडेंट लापरवाह कर रहे हैं, और आप लोग बिल्कुल भी इस बात को सीरियस लें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ साथ देखिए वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको कुछ दिक्कत आ पाती है या फिर कुछ चीज़ आप एडवाइस देना चाहें तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।